हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और पिछली क्लास में हमने आपको द्रव विलियनों के बारे में बताया था, यानी कि द्रवी विलियनों के बारे में बताया था। और हमने कहा था द्रवी विलियन का अर्थ यह होता है कि जिसमें विलायक के रूप में द्रव का प्रयोग किया जाता है। और वहां पर हमने कहा था विलायक तो हमेशा द्रव ही रहेगा, लेकिन विलय के रूप में आप ठोस का भी प्रयोग कर सकते हैं, द्रव का भी कर सकते हैं, गैस का भी कर सकते हैं। जहां हमने विलायक को द्रव रूप में लेकर के और विलय को गैस रूप में लेकर के जब हमने विलियन में वाष्प दाब की जब चर्चा करी थी, तो वहां पर आपने देखा था हमने उपयोग किया था हेनरी के नियम का। और पिछली क्लास में हमने देखा था यदि हम एक विलायक जो कि द्रव अवस्था में हो, उसमें विलय जो कि द्रव ही अवस्था में हो, उनको जब मिला करके एक विलियन का निर्माण करते हैं, तो उस पर जो वाष्प दाब होता है उसके लिए हमने बात करी थी राउल्ट के नियम की। और वहां पर भी हमने उसके जो कह सकते हैं फॉर्मूले का वहां डेरिवेशन किया था, और उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो जो बातें हम पता कर सकते थे उसकी हमने चर्चा की थी। तो वहीं से आगे प्यारे बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम केवल एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि उसी फॉर्मूले से बेस्ड है, यानी कि राउल्ट के नियम से संबंधित है। उसके बाद हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि सबसे पहले जो हमने पिछली बार जो 3 फार्मूले हमने यूज किए थे, वो तीनों फार्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले ले रहे हैं एग्जांपल 2.5। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 2.5 इस चैप्टर का, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसके अनुसार है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाई क्लोरोमेथेन यानी कि CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। तो ये जो दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, ये चाहे आप क्लोरोफॉर्म के लीजिए चाहे डाई क्लोरोमेथेन, इन दोनों के हमारे को दे रखे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जिसको हम P और उसके ऊपर जो 0 लगाते थे उससे रिप्रेजेंट करते थे। तो लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है CHCl3 यानी कि P0 CHCl3 इसका मान दे दिया, और साथ में हमें दे दिया PCH2Cl2 P0, इन दोनों के हमें मान दे दिए। तो CHCl3 का जो मान है वो है 200 और दूसरे का है 415। ये है 200 और ये है 415। ये mmHg मिलीमीटर पारा, ये क्या है, इनके दाब दे दिए। पहली बात हमें ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट कह रहा है 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CHCl2 को मिला करके विलियन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो देखिए टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो सारी चीजें यथावत रहेगी क्योंकि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। तो अब हमें क्या दे दिया, CHCl3 की मात्रा दे दी 25.5 ग्राम। तो ये हमारे पास CHCl3 की बात हो रही है, यहीं पे लिख लेते हैं CHCl3 और यहां पर लिख लेते हैं CH2Cl2, इसकी बात दे रहे हैं। तो CHCl3 की मात्रा हमें दे दी है 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम, और इसकी मात्रा हमें दूसरे की दी है 40 ग्राम, 40 ग्राम। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहला इसने कहा है कि वाष्प दाब की गणना कीजिए। और वाष्प दाब कौन सा, P कुल यानी कि विलियन का वाष्प दाब यानी कि P कुल का मान हमें ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में, पहले हिस्से में। तो पहले इतना काम करते हैं। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिए P टोटल की जो वैल्यू होती है P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। ये P10 और P20 के मान तो हमें ये दिए हुए हैं, इसमें इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये हमें 1 दे रखे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब बात ये आती है कि आप x2 का मान कैसे निकालेंगे। यदि हम मान लें कि ये हमारी क्या है, पहला है, और ये हमारा क्या है, दूसरा है, यानी कि CHCl3 को हम 1 मान रहे हैं और CH2Cl2 को हम 2 मान रहे हैं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा। और x2 क्या है, मोल अंश है। किसका मोल अंश है, विलियन में CH2Cl2 का मोल अंश है। अब मोल अंश को कैसे ज्ञात करेंगे, हम फार्मूले को डिटेल में यहां लेते हुए चल रहे हैं, चूंकि मोल अंश मान लेते हैं विलियन में 2 अवयव थे, तो एक अवयव का, पहले अवयव का मोल अंश, या CH2Cl2 का ही ले लेते हैं,
Cl2 का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, NCH2Cl2 बटे NCH2Cl2 प्लस N दूसरा कौन सा है, CHCl3। अब ये N क्या है, N है मोलों की संख्या। इसका अर्थ है विलयन में CH2Cl2 के मोलों की संख्या बटे उसी विलयन में CH2Cl2 के मोलों की संख्या प्लस CHCl3 के मोलों की संख्या। यदि आपको ये दोनों चीजें ज्ञात हो जाएगी तो ये X CH2Cl2 जिसको हमने यहां X2 से रिप्रेजेंट करा हुआ है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या आपको हमने पिछले चैप्टर्स में भी समझाई थी और इसमें भी समझाई थी कि मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं यदि हमारे को ये ग्राम में यदि द्रव्यमान दे रखा है तो हमारे पास सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार। अब यदि हम CH2Cl2 के मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो हमें CH2Cl2 का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं CH2Cl2 का अणुभार। ये हमने आपको कई बार ज्ञात करना सिखाया है। देखिए कार्बन का एक परमाणु है और कार्बन में कितने होती हैं, आप परमाणु भार कितना होता है 12, तो C की जगह क्या लिख लेंगे 12 प्लस। हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु, तो क्या लिख लेंगे 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है 1 प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 हैं तो 2 गुणा, और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5, तो क्या लिख लेंगे 35.5। तो ऐड करें सबको तो क्या आ जाएगा 12, ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 35.5 दूनी 70 और 1 71, तो टोटल कितना निकल गया, ये हमारा हो गया 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया और 5 7 और 1 8, यानी कि कितना आ गया CH2Cl2 का अणुभार हमारे पास कितना निकल गया 85 निकल गया, 85 निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं CHCl3, क्योंकि इसके भी अणु मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसका भी अणुभार आपको चाहिए है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे CHCl3 का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का 1 है तो क्या हो जाएगा 12 प्लस, हाइड्रोजन का भी एक परमाणु है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्लोरीन के 3 है CHCl3 है तो क्लोरीन के 3 तो 3 गुणा 35.5, तो इनको जोड़ें कितना आ जाएगा 12 और 1 13 प्लस 3 की इसमें गुणा करें तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, तो कितना है 106.5, इसमें इतना जोड़ दें तो 6 और 3 9 10, ये हो जाएगा 119.5। तो CHCl3 का अणुभार आ गया 119.5, इतना हमको ज्ञात हो गया। तो अब सबसे पहले किसके अणु की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या CH2Cl2 के, तो लिखेंगे NCH2Cl2 बराबर, फार्मूला ये है मोलों की संख्या का, मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं N से, तो CH2Cl2 के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो CHCl2 का द्रव्यमान, CH2Cl2 का द्रव्यमान, तो CH2Cl2 का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, तो मैंने क्या इतना लिख लिया 40 बटे क्या आ गया अणुभार, CH2Cl2 का अणुभार कितना हो गया 85, तो मैंने क्या लिख लिया 85। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मान निकल के आता है 0.47, यानी कि CH2Cl2 के मोलों की संख्या 0.47 के बराबर होगी। ये तो हमने निकाल दिया। अब अगले का निकालें CHCl3 के मोलों की संख्या, तो NCHCl3 फिर से क्या आ जाएगा, सूत्र यही लगेगा द्रव्यमान बटे अणुभार। CHCl3 का द्रव्यमान कितना है, CHCl3 का 25.5, तो लिख लिया 25.5 बटे अणुभार किसका CHCl3 का, तो CHCl3 का कितना है 119.5, तो भाग दिया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आती है 0.213, तो हमें दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई। अब हम निकाल सकते हैं किसका मोल अंश या मोल प्रभाज, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो किसका मोल अंश मोल प्रभाज ले रहे हैं, क्योंकि दो हमने क्या लिया CH2Cl2 लिया है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक किसी को कहेंगे, तो हम इसका निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इस वाले फार्मूले में ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में CH2Cl2 का मान निकालने के लिए इनके मान रखेंगे जो हमने यहां पर निकालने हैं, तो लिखें X CH2Cl2 बराबर, इस वाले फार्मूले का देखिए यूज कर रहे हैं
NCH2Cl2, NCH2Cl2 का मान कितना है 0.47 बटे नीचे क्या आ गया NCH2Cl2, यही आएगा 0.47 प्लस NCHCl3, NCHCl3 कितना है 0.21। तो ये हमने इसकी वैल्यूज रख ली। तो अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है XCH2Cl2, इसका जो मान निकल के आता है 0.688। अब इसका क्या अर्थ हुआ समझिए। हमने कहा मेरे पास ये विलियन था, मान लो ये विलियन था, इस विलियन में CH2Cl2 की जो हम के परसेंटेज है या इसका मान है, इसका जो हिस्सा है वो इतना है। तो दूसरे, क्योंकि दो ही अवयव हैं, या तो CH2Cl2 है या CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, ये दोनों ही हैं केवल, और तीसरी कोई चीज नहीं है। यदि इसका इतना मान होगा तो इसका मान कितना होगा, एक में से घटा लीजिए, या तो ये तरीका है, या फिर इसी फार्मूले में यूज कीजिए। इसकी बार अब की बार CH2Cl2 की जगह CHCl3 लिखिए, यहां NCHCl3 बटे NCHCl3 प्लस NCH2Cl2, इसी तरीके से निकालिए आप मोल प्रभाज। या हमने क्या कहा कि एक में से घटा दीजिए, तो लिखेंगे XCHCl3 बराबर 1 माइनस 0.688। आप कोई भी तरीका उपयोग में लाइए, आंसर आपका सेम आएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 10 में से 8 गया, कितना आ गया 2, और फिर ये हो गया 9, क्योंकि एक में से घटा रहे हैं तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में से 8 गया, हो गया 1, फिर उसके बाद 9 में से 6 गया, हम जानते हैं 9 में से 6 गया 3.0। तो CHCl3 की जो वैल्यू है 0.312 के बराबर आ गई। ये इसका मोल प्रभाज हो गया और ये इसका मोल प्रभाज हो गया, दोनों निकल गए। अब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, अब इसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, वैल्यूज रखें, P कुल बराबर, सबसे पहले P10, तो P10 का मान कितना है, इसको मैंने 1 माना है, तो CHCl3 P10 का मान कितना है 200। आप फार्मूला चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, P कुल बराबर P0, एक किसको माने CHCl3, तो यहां लिख लिया CHCl3 प्लस इसमें क्या आ गया P20, तो P0, और दो किसको माना है CH2Cl2 को, CH2Cl2 माइनस P10, तो P0, 1 क्या है CHCl3, अब मल्टीप्लाई X2, X कौन, यानी कि दूसरा वाला, दूसरा किसको माना है हमने, दूसरा माना है CH2Cl2 को, तो CH2Cl2। तो मुझे लग रहा है ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो कितना निकल जाएगा, वैल्यूज रखें, P0 CHCl3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब प्रेशर देखना है, ये कितनी है 200 प्लस ये P0 CH2Cl2, तो P0 CH2Cl2 का 415 माइनस CHCl3 का हमने लिखा है ये 200, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा X CH2Cl2 का मान, X CH2Cl2 का मान कितना निकल गया था 0.688। तो सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, क्या आ जाएगा 200 प्लस 415 में से 200 घटा दें तो कितना आ जाएगा 215 गुणा 0.688। जब इसे सॉल्व करेंगे तो P कुल टोटल का जो मान हमारा निकल के आएगा वह निकल के आता है 347.9 mmHg, यानी कि पारे का जो दाब है उसकी वैल्यू यहां पर आ गई। तो P टोटल इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, सीक्वेंस में करना है बच्चों, पीछे के सारे फार्मूले यूज होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मोल अंश मोल प्रभाज नहीं आता तो समझ लीजिए वो कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है तब फिर आपके लिए बहुत परेशानी होगी इसमें, और वो क्लियर है और पिछला वाला जो हमने आपको फार्मूला बताया है, डेरिवेशंस बताए, यदि वो क्लियर है तो करने में कोई परेशानी नहीं। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, यहां पर से ऐसे कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, अगला सेकंड पार्ट करता है वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। वाष्पीय प्रावस्था में दोनों CHCl3 CH2Cl2
दोनों के मोल अंश की गणना करनी है, लेकिन वाष्पीय प्रावस्था और वाष्पीय प्रावस्था में जो मोल अंश होते हैं, सेकंड पार्ट, उनको हम प्रदर्शित करते हैं y से। तो y CH2Cl2 ये ज्ञात करना है, और साथ में y CHCl3 इसको ज्ञात करना है। दोनों चीजें ज्ञात करनी है, और इसका फार्मूला ये वाला है। अब जब इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे तो देखिए इसमें हमारे को पी टोटल का मान तो हमें पता है। ये तो अभी हमने कैलकुलेट करा 347.9 मिलीमीटर पारा Hg, ये तो कैलकुलेट कर लिया ये वाला। P1 का मान ज्ञात करना है, ऐसे P2 का मान ज्ञात करना है। P1 का अर्थ क्या है? P1 मतलब PCHCl3 ज्ञात करना है। अब उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं PCH, पहला वाला कौन सा है? CHCl3, PCHCl3 बराबर, ये देखिए ये क्या है? P0 CHCl3 मल्टीप्लाई क्या होगा? X CHCl3। अब ये दोनों मान आपको पता है, ये दोनों मान आपको पता है, क्योंकि ये मान तो हमें ये दे रखा है, और ये X CHCl3 का मान आपने यहाँ कैलकुलेट करा है। तो ये दोनों वैल्यूज यदि यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा? PCHCl3 बराबर क्या आ जाएगा? P0 CHCl3 200, तो ये आ गया हमारा 200 मल्टीप्लाई CHCl3, तो X CHCl3 का मान कितना? 0.312। जब इन दोनों को हम कह सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहीं पे नीचे लिख रहे हैं, या तो 62.4 के बराबर हमारी आ जाएगी। और ये हमारा क्योंकि प्रेशर है इसलिए mmHg के बराबर ही ये आ जाएगी, 62.4, बल्कि 62.4, हाँ बिल्कुल इतनी ही आएगी, कैलकुलेट करके सही है। तो ये हमारे पास पहले का निकल गया, PCHCl3 निकल गया। अब सेकंड वाले का निकालें, यानी कि CH2Cl2 के लिए, तो फार्मूला तो देखो यही वाला रहेगा ना। तो क्या लिखेंगे? P, दूसरे पेन से करते हैं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कम होंगे, वरना ये दोनों में आप क्या होंगे? कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे बच्चों। तो अब हम ले रहे हैं CH, कौन सा है हमारा? CH2Cl2। तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा? P0 CH2Cl2 मल्टीप्लाई X CH2Cl2। तो वैल्यूज रख लेते हैं। P0 CH2Cl2 का मान कितना है? ये दिया हुआ है 415, ये आ गया 415 गुणा X CH2Cl2 0.688, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आ जाएगी PCH2Cl2, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह हमारी आएगी 285.5 मिलीमीटर पारे के बराबर आ गई। तो यह दोनों हमने निकाली। ये दोनों क्यों निकाले? क्योंकि इस वाले फार्मूले में हमें P1 और P2 के मान चाहिए, तो हमने एक प्रकार से ये P1, हाँ ये P1 और P2 के मान निकाले हैं। तो अब Y1 और Y2 के मान निकालने हैं। तो Y1 हमारे पास क्या है? हमने कहा 1 है CHCl3, तो फिर से लिखेंगे फार्मूला Y CHCl3 बराबर, तो Y CHCl3 क्या आ गया? P CHCl3 बटे P टोटल, P कुल, बस वैल्यूज ही रखनी है आपने। P CHCl3 की वैल्यू कितनी है? P CHCl3 62.4 बटे P टोटल की वैल्यू 347.9। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी Y की CHCl3, यह हमारी आएगी 0.18 के बराबर आएगी। क्या चीज है ये? जो विलियन हमारे पास ये विलियन था, इससे दोनों की वाष्पें निकली। ये CHCl3 की वाष्प भी ऊपर गई और CH2Cl2 की वाष्प भी ऊपर गई। तो ये जो ऊपर की ओर वाष्प है, इस वाष्प का यदि पूरा हिस्सा हम एक मोल ले लें तो उस एक मोल में से कितना अंश CH2Cl2 का होगा और कितना अंश CHCl3 का होगा, उस वाष्प में जो मोल अंश है उसको हम यहां प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाष्प में CHCl3 का मोल अंश है। तो इसका तो निकाल लिया, दूसरा CH2Cl2 का भी निकालें, तो उसका निकालते हैं। तो
क्या लिखेंगे फिर से, YCH2Cl2 बराबर फार्मूला यही आएगा PCH2Cl2 बटे नीचे क्या आ जाएगा P कुल यानी कि टोटल। वैल्यूज रख लीजिए, PCH2Cl2 की वैल्यू कितनी है 285.5 बटे P टोटल की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 347.9, यहां पर निकाली है ना, इसी की वैल्यू यहां रखी थी। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी YCH2Cl2 यह हमारी निकल के आ जाएगी 0.82, इतना हमारा क्या आ जाएगा, मोल अंश आ जाएगा वाष्प में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों कह रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको लग्थी लग रहा हो, क्योंकि इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं। एक ही प्रश्न में सारे फार्मूले आ गए और कैसे उन चीजों को ज्ञात किया जाता है उसका पूरा का पूरा मेथड आ गया। तो यदि आपने इस एक प्रश्न को अच्छे से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये समझिए जो आपके द्रव विलयन होते हैं जिनमें वाष्प दाब कैलकुलेट करने के लिए आता है या वाष्प में मोल प्रभाज कैलकुलेट, मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए आता है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। बस केवल एक ही आपको एग्जाम्पल तैयार करना होगा। तो आप इसे फिर नोट कीजिए, फिर हम एक एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिया हुआ है पाठ्य निहित प्रश्नों में एक वो प्रश्न है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारा पाठ्य निहित जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, अब उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। और ये प्रश्न है 2.8। इसके अनुसार 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब 450 एवं 750 मिली Hg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए और साथ ही वाष्प परावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है ये देखिए। सबसे पहले A तथा B दोनों के शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब हमें दे रखे हैं, यानी कि PA0 क्या क्या दिया है, PA0 और PB0 इनकी वैल्यूज हमें दे दी हैं। ये दिया है 450 और दूसरा है 750, ये है मिलीमीटर Hg, ये दो चीजें हमें दे दी है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो, यानी कि हमें P कुल दे दिया, P टोटल बराबर 600 mmHg, ये हमें दे दिया है। तो द्रव मिश्रण का संगठन, द्रव मिश्रण में जो मोल प्रभाज है, मोल अंश है दोनों के A तथा B के, वो ज्ञात करने। तो क्या ज्ञात करना है, काई A ये ज्ञात करना है, काई B ये ज्ञात करना है, पहली बात। और साथ ही क्या कह रहा है, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो वाष्प प्रावस्था में जो संगठन होता है मोल अंश, वो YA यानी कि और YB यह हमें ज्ञात करना है। तो ये चीजें हमारे पास क्या है, ज्ञात करने के लिए इतनी सारी चीजें। पर मेन बात क्या है, हमें A का भी दे रखा शुद्ध अवस्था में उसका जो दाब है वाष्प दाब, B का भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और मेन बात हमें टोटल का भी वाष्प दाब दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, XA का मान ज्ञात कर सकते हैं, XB का मान ज्ञात कर सकते हैं, YA और YB इनमें से चारों का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले फार्मूले को यूज करते हैं, तो इससे हमें X2 का मान पता चल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां हम A लेंगे, और जहां जहां 2 है वहां हम क्या ले लेंगे, B ले लेंगे। तो इस तरीके से करते हैं। तो करें सबसे पहले P टोटल यानी कि P कुल बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 यानी PA0 और प्लस PB0 माइनस PA0 ये ब्रैकेट में, और साथ में X2 है यानी कि XB ये। तो हमें XB का मान इस समीकरण से मिल जाएगा, सब मान हमें दे रखे हैं, केवल XB का मान ज्ञात करना है। तो वैल्यू रखें P कुल का मान कितना है 600, तो यहां लिख लिया 600 बराबर PA0 का मान कितना दिया है 450, तो वैल्यू लिख ली 450 प्लस PB0 का मान कितना है 750, 750, PA0 का मान 450 और काई B या XB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा, ये तो 450 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 600 माइनस 450 बराबर 750 में से 450 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, और इंटू क्या आ जाएगा XB। तो 600 में से 450 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 150 बराबर 300 इंटू XB। तो XB बराबर क्या आ जाएगा, ये 150 में 300 का भाग दे देंगे,
150 डिवाइडेड बाय 300, तो 0 से 0 काट दिया, 15 से काट दिया, 15 दूनी 30 यानी कि 1/2 यानी कि हो गया 0.5। तो एक्स बी यानी कि बी जो हमारे पास तत्व है, बी जो द्रव है, उसका पूरे विलयन में जो मोल अंश है, मोल प्रभाज्य वो 0.5 है। तो क्या लिखेंगे, अतः पहले तो लिख लेते हैं एक्स बी बराबर है 0.5, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, एक में से, क्योंकि विलयन में जो कुल मोल अंश होता है वह उसको हम एक मानते हैं। एक तत्व का यदि एक्स ए है, दूसरे का एक्स बी है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के होता है। तो एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, यानी कि 1 माइनस 0.5। तो एक्स ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0.5। तो हमें एक्स ए और एक्स बी का मान निकालना था, ये हमने यहां पर निकाल लिया, ये एक्स बी हो गया, ये एक्स ए हो गया। अब वाई ए और वाई बी के मान निकालने हैं, तो इसके लिए सूत्र आप जानते हैं, y1 बराबर P1 अपॉन P टोटल। तो देखिए P टोटल, P कुल का मान तो हमें पता है, लेकिन P1 का मान नहीं पता। P1 क्या है, P1 है विलयन में पहले यानी कि A द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब, और PB क्या होगा, B द्रव के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब, वो हमें ज्ञात करने हैं। जबकि शुद्ध अवस्थाओं में जो वाष्प दाब हैं उन्हें हम PA0 और PB0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि हमें पहले क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, PA तथा PB। तो लिखेंगे PA बराबर, फार्मूला ये रहेगा, PA बराबर हो जाएगा PA0 इंटू XA, ये हो जाएगा। तो वैल्यूज रखें, PA0 की वैल्यू कितनी हो गई, 450, 450 गुणा XA की वैल्यू कितनी होगी, XA की वैल्यू 0.5, 0.5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो PA बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया 0, 5 पंजे 25, 5 को 20 और 2 22, दशमलव के बाद 0, तो ये कितना आ गया, 225 आ गया। ये क्या होगा, दाब है तो mm Hg के बराबर होगा। तो PA का मान निकल गया। ऐसे ही PB का मान निकाल लीजिए, PB बराबर, फार्मूला यही वाला लगेगा, तो PB0 इंटू XB आ जाएगा। तो PB0 की वैल्यू कितनी है, 750, 750 गुणा XB की वैल्यू कितनी है, यह है 0.5, तो लिखेंगे 0.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, PB बराबर, मल्टीप्लाई करें तो यह गया 0, 5 पंजे 25 और 5 सते 35, 36 37, तो कितना आ गया 375.0 यानी कि 375 mmHg, ये हमें पता चल गया। अब हम YA YB के मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो YA बराबर क्या हो जाएगा, YA इस सूत्र का यूज करेंगे तो यह आ जाएगा PA बटे P कुल, P टोटल यानी कि P कुल दाब। तो PA का मान कितना है, 225, 225, और P कुल का मान कितना है, हमने यहां देखा था ये कितना है, 600 दे रखा है, इसमें 600 कर दिया हमने। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2.25 यानी कि 100 से भाग दे दिया बटे 6 भाग दे दीजिए, तो YA बराबर कितना आ जाएगा, 6×3 18, 0.3, 6×3 18 बच गया 4, तो 6×6 36, 6×7 42, 43 44 2 बच गया। फिर अलग से भाग दे के देखते हैं, ये सीधे 225 में 6 का भाग दे दें, जो 6×3 18 बच गया 4 उतारा 5, तो कितना हो गया 6×6 36, 6×7 42, 42 बच गया 3 और 6×5 30, तो कितना आएगा, ये 0.375 आ गया। तो इसको मिटा देते हैं, भाग तो आप दे ही लेंगे, तो ये आ गया 0.735। ये YA का मान हमें पता चल गया। इसी प्रकार YB वाष्प अवस्था में ये मोल अंश आ गया गैसों में विलयन का। इसी प्रकार YB निकालें तो YB बराबर, फार्मूला तो यही वाला रहेगा, तो YB बराबर क्या हो जाएगा, PB बटे P कुल। वैल्यू रखें, PB की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पर, ये 375 आई थी, बटे P कुल का मान हमने रखा था 600, तो फिर से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6×5 30, 6×6 36 बच गया 1, तो 6×1 6×6 36 15, 6×2 12, 13 14 15, 6×5 30, और ये हम करेंगे तो ये आएगा 0.625। तो कितना आ गया, YB बराबर गया 0.625। YB की वैल्यू हम चाहते
तो एक में से 3, 7, 5 घटा करके भी हम YB की वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे कि हमने यहां पर मेथड यूज किया था, ये वाला मेथड यूज किया था ना, XA बराबर 1 माइनस XB करा था, वैसे यहां पर निकाल लेते, YB बराबर 1 माइनस YA, तो भी इतना ही आता। तो इस प्रकार से हम वाष्प अवस्था में दोनों पदार्थों के A तथा B के मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार विलयन में भी दोनों पदार्थों A तथा B के मोल अंश को ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये काफी आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, फिर बाद में कहोगे सर हमारे से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। अगर प्रैक्टिस आपने छोड़ी तो समझ लीजिए आपको परेशानी जरूर होगी। तो प्रैक्टिस में जितने रहेंगे उतने ज्यादा आपको ये चीजें आसान लगेगी, उतने आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले टॉपिक के बेस्ड में एक एग्जाम्पल, एक पाठ्यनिहित प्रश्न की प्रश्नावली का एक प्रश्न हमने करा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम हमारा जो अगला टॉपिक एनसीईआरटी का, वह एनसीईआरटी का 2.4.1 और यह है राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। इसका अर्थ यह है कि जो राउल्ट का नियम है वो अपने आप में कोई नवीन नियम नहीं है, कोई नया नियम नहीं है। जो हमने हेनरी का नियम जो पढ़ा था उसी की वह क्या है, एक विशेष स्थिति है, स्पेशल केस ही है। तो अब इस बात की हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को जानकारी होनी चाहिए, पहला हेनरी का नियम क्या होता है और दूसरा राउल्ट का नियम क्या होता है। इन दोनों को समझ के फिर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। हम सबसे पहले हेनरी के नियम की बात करते हैं। हेनरी का नियम, आपको ध्यान हो, जो हेनरी का नियम था वह था गैसों की द्रवों में विलेयता के संदर्भ में, उसके संबंध में। इसमें हम क्या कहा, हमने कहा एक फ्लास्क ले लिया, हमने नीचे की ओर हमने कोई एक द्रव भर दिया, इस प्रकार से ये द्रव है, और ऊपर की ओर क्या है, कोई एक गैस है। तो ये क्या है, गैस, और ये हमारे पास क्या है, द्रव। तो ये गैस इस द्रव में कितनी घुलेगी, इसकी विलेयता कितनी होगी, इस बात को बताया था हेनरी ने अपने नियम से। और क्या कहा था अपने नियम में, इन्होंने कहा था किसी गैस की किसी द्रव में जो विलेयता होती है वह जो दाब होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि जो दाब होगा, लिखेंगे गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होगा, किसका, हमने कहा विलेयता की बात कर रही है, गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होगा गैस की विलेयता, यानी कि कितनी गैस द्रव में घुल रही है। अब यदि गैस के दाब को हम प्रदर्शित कर दें P से, गैस की विलेयता कितनी गैस घुली उसको यदि हम प्रदर्शित करें मोल अंश या मोल प्रभाज से, यानी कि जिसे हम कहते हैं X से प्रदर्शित कर दें, तो P अनुक्रमानुपाती होगा किसके, X के। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया जाता है, आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में हमारा आता है ये, जहां KH क्या होता है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, P क्या है, गैस का दाब, और X क्या है, मोल अंश, गैस का कितना मात्रा द्रव में विलय होगी वो मोल अंश की बात ये कर रहा है। तो ये तीनों संकेतांक हमें पता होने चाहिए। तो ये हमारा है हेनरी का नियम। अब आ जाए हम अपने राउल्ट के नियम पर। तो राउल्ट का नियम समझते हैं क्या है, देखिए ये है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता था, ये कहता था हमने एक किसी बर्तन में एक विलयन लिया, और विलयन क्या है, उसमें विलेय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव। तो दो द्रव हमने ले लिए, पहला तो हमने एक ये वाला ले लिया और दूसरा द्रव हमने ये वाला ले लिया। ये दोनों द्रवों का मिक्सचर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये विलयन हो गया, जिसमें विलेय भी क्या है, द्रव, और विलायक भी क्या है, यह भी क्या था, द्रव। ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब ये विलेय और विलायक
क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, यानी कि ये वाष्पशील द्रव हैं। इसका अर्थ है ये थोड़े से ताप पर हम क्या कह सकते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक के कारण ये गैस उत्पन्न हो गई और दूसरे के कारण जो गैस उत्पन्न हुई वो ये वाली गैस उत्पन्न हो गई। अब इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि यदि हम दाब की चर्चा करें तो वो कितना होगा, इसको किसने दिया था, राउल्ट ने दिया था। तो राउल्ट का नियम लिखते हैं, वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। कौन किसके समानुपाती हो रहा है, ये कह रहा है अवयव का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को हम प्रदर्शित करें P से, किसके समानुपाती है, मोल अंश। और मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई या एक्स भी बोल सकते हैं आप। ये क्या है, इसके समानुपाती है, ये इस प्रकार से है। तो जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो P बराबर हो जाता है P0 इंटू एक्स के। और यदि हम किसी एक विशेष अवयव की बात कर रहे हैं, उस अवयव को बात प्रदर्शित कर रहे हैं I से, तो PI अनुक्रमानुपाती है XI के, तो इसे लिखेंगे PI बराबर होगा PI0 इंटू XI के। ये हमारा क्या देता है, राउल्ट का नियम का ये क्या है, सूत्र है। जहां ध्यान रखिएगा PI0 क्या है, हम कह सकते हैं अवयव द्वारा विलयन पर लगाया गया वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, पहला बार, पहली स्थिति। दूसरा PI0 यह है शुद्ध अवस्था में अवयव द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। और XI क्या है, विलयन में किसका, हम कहेंगे अवयव का मोल अंश। तो ये हम इसके संकेतांकों को भी समझ सकते हैं। तो ये वाला जो नियम था यह किसने दिया था, यह हेनरी ने दिया था। और यह वाला जो नियम था ये किसने दिया था, यह राउल्ट ने दिया था। अब इन दोनों नियमों को समझे। इसमें देखिए, आप देखेंगे यहां पर हमें एक बात पता चल रही है कि जो PI है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, XI के, यानी कि जो दाब है वह मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। यहां पर फिर से आ जाइए, यहां पर देखें तो यहां पर भी P अनुक्रमानुपाती है X के, यानी कि वही दाब मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि यहां पर हमारे पास आ जाता है हेनरी नियतांक और यहां पर हमारा आ जाता है शुद्ध अवस्था में, यहां लिखा है शुद्ध अवस्था में अवयव द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। इसका अर्थ है कि दोनों सूत्र सेम हैं, बस ये वाला सूत्र इसकी विशेष स्थिति है। यदि इन दोनों की तुलना करें तो हम क्या देखते हैं कि जो यहां पर लिख रहे हैं जो KH है यानी कि हेनरी नियतांक है वो बराबर किसके आ जाता है, PI के बराबर आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हेनरी का नियम अच्छे से आता है, आपको राउल्ट का नियम अच्छे से आता है, तो दोनों के नियमों को लिख करके उन दोनों के आप सूत्रों की तुलना कीजिए। तुलना में दोनों में देखेंगे कि दोनों में दाब जो है वो मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है, चाहे हेनरी के नियम में कहो चाहे राउल्ट के नियम में कीजिए। तो अंतर क्या है, इसमें हेनरी नियतांक है, इसमें क्या है, शुद्ध अवस्था में अवयव द्वारा लगाया गया वाष्प दाब है। तो यानी कि यह दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हेनरी अपने नियम को पहले प्रस्तुत कर चुके थे। इसलिए हम कहते हैं जो राउल्ट का जो नियम है वह हेनरी के नियम की ही एक विशेष अवस्था है, कोई नई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को समझा, साथ ही हमने यह समझा कि किस प्रकार से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि राउल्ट का नियम जो है वो हेनरी के नियम की ही एक विशेष अवस्था है।
मुझे लगता है दोनों चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको बोल रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे आप कितने बोर्ड के एग्जाम में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और साथ ही आप देखोगे यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आगे तैयारी कर रहे हो तो वहां भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।